नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं जाने माने एजुकेटर अंकित अवस्थी। अंकित, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज बात एआई की करेंगे क्योंकि भारत में अभी तक का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ है। दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज यहां पहुंचे हुए थे, बड़े कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे हुए थे। और हमने ये एआई समिट क्यों कराया, एआई से हमें क्या मदद मिल सकती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके खतरे क्या हैं, सारी बातें आज अंकित से जानेंगे। तो अंकित, पहले अगर थोड़ा सा ये समझ लें कि हमने ये एआई समिट क्यों किया और हमें इससे क्या मदद मिलेगी। ठीक है। मैं एक बात आपके दिमाग में, मतलब अपने दर्शकों को अपने दिमाग से बताना चाह रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो एआई में बहुत ज्यादा एज ले चुकी हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर। हम सब जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं जिन्हें ग्लोबल साउथ इन जनरल बोला जाता है, वो बहुत पीछे हैं, पिछड़ रहे हैं इस मामले में कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे लिए रिस्की ना हो। हम इस थॉट से, जैसे आपको याद होगा अपन शुरुआत में मोबाइल से डरते थे। घर वालों को एक थॉट दिया जाता था कि ये मोबाइल है, पता नहीं आपसे क्या ले जाएगा, आपके पैसे काट लेगा। एक बहुत लंबे समय तक नैरेटिव चला था, फोन यूजर नहीं बनने दिया गया था। इस दौर में भारतीय लोगों में कहीं ना कहीं एआई के यूज से ज्यादा डर को बिठा दिया गया। सरकार को यह बात समझ में आई कि जनता एआई को यूज तो चैट जीपीटी, ग्रॉक टाइप की चीजों में कर रही है, इसके यूजेस नहीं समझ रही है। हाँ। तो आइए एक चर्चा करते हैं, एक ग्लोबल चर्चा जिसमें सारे एआई के टेक दिग्गजों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है, तमाम फाउंडर्स को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि सुनो भैया, ये बताओ कि एआई का इंपैक्ट क्या है, असर क्या है, ये बताओ। तो दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विकासशील देश ने यह चर्चा खोली हो कि आओ भाई, इसके डर की चर्चा कर लेते हैं, इसके अवसर की चर्चा कर लेते हैं। और राष्ट्र को इस बहाने प्रधानमंत्री संबोधित भी कर देते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, ये मानव रूपी है, सर्वोन्मुखी, सबको साथ लेके चलने वाला बात है। अब सवाल यह आता है कि भारत इसको कैसे देख सकता है, फ्यूचर में कैसे देख सकता है। तो देखिए, भारत टेक्नोलॉजी की जितनी भी बड़ी कंपनियों के नाम आप लें, इंक्लूडिंग अमेरिका की टॉप, चाहे गूगल उठाकर देखें, आज वहीं से सुंदर पिचाई भारत जब आए हैं, तो यह दर्शाता है कि इंडिया के अंदर टेक दिमाग बहुत शार्प है। अमेरिका आज भी H1B वीजा में भारतीयों को परमिशन इसलिए देता है कि इतना यंग टैलेंट जो है ना, भारत जैसा, वो अगर हमारे पास आना रुक गया, इलॉन मस्क खुद कहते हैं कि भारतीय आने नहीं रुकने चाहिए क्योंकि इनसे कंपनियां चल रही हैं। उनको, भारत को यह पता है कि आज आप लोग बना ले गए क्योंकि आइडिया आपको क्लिक कर गया, अर्ली मूवर एडवांटेज है। लेकिन हम तो आजाद ही 75 साल पहले हुए, तुम लोग तो ना जाने कब से आजाद हुए घूम रहे हो। आज हम उसके बावजूद दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं। तुम एज ले गए लेकिन लोग हमारे हैं, और हमने जिस दिन इस पर कदम बढ़ा दिया, हम दुनिया को बता देंगे। इसलिए पहले समझा दे रहे हैं, सबको साथ लेके चल लो। अगर तुमको लगता है कि इसको तुम अपने पास प्राइवेट बनाकर रख लोगे और हमारे साथ बार्गेनिंग करोगे, क्योंकि ट्रंप ने आते ही सबसे पहले एनवीडिया को कहा कि चाइना को चिप नहीं बेचोगे, जो जीपीयू जैसी डिवाइसेस हैं ये नहीं बेचोगे। तो इस बात को भारत सरकार ने एड्रेस किया कि कुछ लोग इस पर मोनोपोली ना रखें। उन्हें यह समझ में आ रहा हो कि अमेरिका और चाइना दोनों भाई भाई खेल लेंगे, हमको सब समझ में आता है। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है सर। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रकार की आज तक रिसर्च हुई है ना, उनको रिवर्स इंजीनियर करके एक समय पर, जब शुरुआत में अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ, जापान ने रिवर्स इंजीनियरिंग से वो चीज सीखी और बहुत तेजी से ऊपर उठ के आया। जापान के बाद चाइना उसको सीखा और उसको तेजी से बढ़ते हुए आया। इंडिया कह रहा है सुनो, हम अभी आ गए हैं तो हमारी एहसास को साथ रखना, हमारे साथ बार्गेनिंग मत करना। अरे बताइए, अभी हम हैं कहाँ एआई यूनिवर्स में? एआई यूनिवर्स में एक बहुत अच्छे यूजर हैं हम, ज्यादा अच्छा शब्द ये होगा। हम अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, अब धीरे धीरे उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। दिक्कतें जो हैं वो हमको एड्रेस करनी जरूरी है। एआई का इस्तेमाल करना आ रहा है हमको बहुत कम लेवल पर, मतलब ये कहना भी बहुत अतिशोक्ति होगा कि हम एआई के यूजर बहुत अच्छे हैं, नहीं। आप और हम हद मार के ग्रोक पर पहुंच जा रहे हैं या फिर चैट जीपीटी या जेमिनाई तक पहुंच जा रहे हैं। कंपनियां वगैरह इसको भी यूज नहीं कर रही हैं सर। जिन कंपनियों से एक्सपेक्टेड है ना कि वो यूज करें, वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रही हैं उस फैसिलिटी को। मतलब इसमें एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है। आज आपके पास जब कोई कॉल सेंटर से कॉल आता है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये एआई वाला है। यानी कि अभी तक इन्होंने मॉड्यूलेटेड जो डिवाइसेस यूज भी किए ना, वो उच्च कोटि की हो नहीं पा रही हैं। हो जाएगा, हम प्रोसेस में हैं। हमें बहुत ज्यादा जिस पर सोचने की आवश्यकता है। आप और हम जब बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमारे जितने भी बड़े टेक दिग्गज हैं, टेक दिग्गजों में जितनी भी आईटी की कंपनी है, आप सोचिए ना सर, इंडिया के कुछ दिनों पहले स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरे थे, मुश्किल से हफ्ते भर पहले की बात है। एक यूएस का एंथ्रोपिक करके एआई है, उसने क्लाउड नाम से अपना एक एआई चला रखा है, और उस क्लाउड में एक प्लगइन डाला गया। उस प्लगइन का दुनिया में इतना जिक्र हुआ कि आईटी कंपनियों को लगने लगा ये तो जाने कितने लोगों की नौकरी खा जाएगा। अच्छा। और सर आईटी स्टॉक धड़ाम हो गए, $50 बिलियन का आईटी स्टॉक साफ हो गया। मतलब सोचने की बात है कि आईटी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां अपने ही किसी प्रोडक्ट से इतना डर जा रही हैं कि ये तो हमें खा जाएगा। इसका मतलब हम प्रिपेयर्डनेस में कहीं पीछे रह गए।
हमें आवश्यकता थी कि जो हमारी कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर बनकर के काम कर रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने टेक दिग्गज कंपनियां हैं, काश वो समय रहते हुए एक बड़ा फंड निकाल के इस पर निकल जाती, और अब हम काश हटा दें और कहें कि भैया आज से भी लग जाओ, तो भी सर हम मार्केट पकड़ जाएंगे। एआई केवल सर्विस सेक्टर के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका कोई यूज नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आज आप एक बात बताइए, हम लोग कोई भी कार बनती हुई बड़े सी उद्योग में देखते हैं कि कार बन रही है जिसमें बड़ी सारी मशीनें लगी हैं, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया व्यक्ति ने वो एक रोबोट को दिया, रोबोट ने आपके इंस्ट्रक्शन को मशीन लर्निंग में डाल लिया, यहां एआई काम आ गया। वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की तरह काम करने लग रहा है कि अच्छा ये मैकेनिक जब भी हल्की सी गाड़ी टेढ़ी देखता है तो अगला कमांड होता है गाड़ी की व्हील सीधी करो, वो ऑटोमेटिक कर रहा है, मशीनें लर्न कर रही हैं। देखिए आप और हम चूंकि सर्विसेज के बहुत जल्दी नजदीक पहुंचते हैं, हम आप और हम मैन्युफैक्चरिंग तो शायद ही देख पाते होंगे, हम यूजर हैं, इसीलिए पूछा मैंने आपसे। हम यूजर हैं। अदरवाइज जो चीजें बनकर आ रही हैं, आज आप सोचिए ना सर, आज अपन ने जो ड्रेसेस पहन रखी हैं ये भी डिजाइन कहीं से डिजाइन होकर आई हैं, डिजाइन में रिफाइनमेंट होगा, आपके इनपुट्स को वो डिजाइन में यूज कर रहे हैं और उसको प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स भी मशीन लर्निंग पर चल रहे हैं। देखिए एआई से ज्यादा ना मशीन लर्निंग समझने की आवश्यकता है हमारे लिए, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। हम सर्विसेज से तो फिर भी एक बार के लिए साइड हट जाएं, सर यूजर से कैसे बचेंगे? आपको वस्तुएं तो यूज करनी है ना, उपभोग करना है ना, वो आपकी हैबिट समझकर अगर आने लग गई, जैसे मुझे बैठते हुए देख करके मशीन ने सीख लिया यार अंकित अवस्थी इसी पोस्चर में बैठता है, इसका मतलब उसने एक अपने आप ऑटो एडजस्टमेंट डाल लिया। कल को एक चेयर बन के आती है, वो ये आपको बोलता है कि साहब इसमें है ना मेमोरी फॉर्म तरह से चेयर बनी है, वो आपकी हैबिट्स को नोट करती है और फिर रीएडजस्ट कर लेती है। मेरी गाड़ी में वो मेमोरी वाला सिस्टम है, सीट पर बटन दबाया, वो जैसे आप यूज करते थे वैसी वाली पोजीशन पे ले जाके बैठा देती है। ये सब चीजें मशीनें सीख रही हैं और हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये इंटेलिजेंस अब देख रहे हैं सर। तो इसका खतरा क्या है? खतरा है इसका रिवर्स और गलत हाथों में इस्तेमाल होना। जैसे मैं एक बहुत उदाहरण आजकल सब जगह कोट करता फिर रहा हूं और वो ये है, अगर हमारी मशीनों को हमारी हैबिट्स पता है, हमारे पासवर्ड हमारे मोबाइल को पता है, हमने तमाम प्रकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में सेव करके रखे हुए हैं, हमारी सारी निजी जानकारी हमारे फोन्स के अंदर है। सोचिए कि कोई ऐसा सरफिरा व्यक्ति, जिस तरह से सर अपन सुनते हैं ना कि हैकिंग हो जाती है, साइबर हैकिंग, ऐसे ही सोचिए ना सर एआई के अंदर कोई रिवर्स क्रिएटर आदमी आ गया जिसने कहा कि तुम लोग तो कंस्ट्रक्टिव काम करो, मैं तो इन लोगों से बार्गेनिंग करूंगा। बड़े से बड़े आदमी के मोबाइल में एक बग घुसा दी, पता भी नहीं चला आप फेसबुक पर थे कि कहां थे, आपने क्लिक किया और बहुत इजी है उसके लिए वो घुसाना, आपके सिंगल क्लिक से आपके पूरे मोबाइल को इस तरह से हैक कर लेना कि अब आपकी आदतों से उसने सब कुछ सीख लिया। एक दिन मोबाइल में रहा, आपके सारे पासवर्ड सीख लिया, एक दिन मोबाइल में रहा, आपकी सारी सोशल मीडिया की रीच जान लिया। अगले ही दिन जब आप सुबह होश में आते हैं, आपको सामने वाला आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि सुनो भैया, अगर तुम मेरे इन इंस्ट्रक्शंस की पालना नहीं करते, या फिर आपको हैकर उधर से बोल दे रहा है अपने बग बना करके, अगर इस अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये निजी जानकारी पब्लिक कर दे रहा हूं। अब समझिए, जिस व्यक्ति के हाथ में ये गलत पड़ गया, बिल्कुल वैसे जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आतंकियों के हाथ में पड़ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे ही एआई का तकनीकी अगर साइबर हैकर्स की तरह कुछ उन लोगों के हाथ में चला गया तो सर वो मशीनों का गुलाम बना देंगे व्यक्ति को। इसके ऊपर सबसे बड़ा चिंतन हो रहा है और ये बहुत मतलब ये एक प्रोबेबल चीज है सर। जब इंसान की सोच में कोई चीज आ जाती है ना, तो समझिए वो होगा या हो रहा होगा। दूसरी चीज जो सबसे बेसिक डर है वो कि एआई आ जाएगा तो फिर लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, नौकरियां चली जाएंगी। ये सही बात सच है? ये इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक समय पर ना इंडस्ट्रीज में अकाउंटेंट्स काम किया करते थे, बड़ी फैक्ट्रीज में मुनीम साहब रहा करते थे जो काम हाथ से लिख कर करते थे, या फिर कैलकुलेटर यूज किया करते, तो कैलकुलेटर ने उनको थोड़ा थोड़ा रिप्लेस किया, कंप्यूटर ने बहुत सारे डेटा ऑपरेटर्स की जॉब खाई। लेकिन जब स्केल बड़ा होने लगता है तो आपको रोजगार के अवसर देने में मजा आता है। अब आप सोचिए, एआई को हमने इतना दुश्मन बना लिया, चिंता कर ली, लेकिन एआई से आपके कितने काम आसान हो जा रहे हैं, आपकी स्केल बढ़ने लगेगी। मान लो सर मैं एक्स अमाउंट साल भर में कमाता हूं, बाय द यूज ऑफ एआई मैंने अपने अमाउंट में 0.2% का इजाफा कर लिया या 20% का इजाफा कर लिया। सर मैं जब काम करने बढ़ूंगा तो मैं अपने लिए लोग चाहूंगा, मैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाजार में बाहर निकलूंगा, काम के लिए लोग। अल्टीमेटली हम सर्विसेज में भले ही मशीन डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन आपको जब सर्विस के अलावा मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी, वहां मशीनों की, लेबर की, एमएसएमई सेक्टर की आपको यूजर के रूप में जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आपकी उपभोक्ता के रूप में कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आप उपभोक्ता बनके देखिए सर, इकोनॉमी की भाषा में सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर माना जाता है। यह माना जाता है कि यहां पर व्यक्ति तब पहुंचता है जब सब चीजों से मुक्त हो लेता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर अब उपभोक्ता बनकर बैठा हुआ है। और विकसित राष्ट्रों के बारे में कहा जाता है कि उनका जो मेजर फोकस होता है या तो फाइनेंस पर होता है या टेक पर होता है। फाइनेंस टेक को वो मानते सर्विस का हिस्सा है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो सर्विसेज में और भी चीजों को मान लेते हैं।
ऐसे में विकसित अर्थव्यवस्थाएं आज भी भारत जैसे देश या चाइना पर निर्भर क्यों होती हैं? चाइना से क्यों उनको इतने बिलियन डॉलर का व्यापार करना पड़ता है? क्योंकि कंज्यूमर को अल्टीमेटली प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। सर्विसेज तो हो गई, प्रोडक्ट के नाम पर फिर भी भारत में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी सर, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आएगा। और जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो आप यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और यूजेस बढ़ा के आप जॉब क्रिएट करते हैं सर। मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस नजरिए को। हाँ, हो सकता है जो कन्वेंशनल काम हो वो बदल जाए, कुछ और नए काम निकल कर आ जाए। ठीक है, चैलेंजेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं किसी को कुछ अच्छा नहीं फर्क पड़ेगा। ये उल्लू वाला मॉडल नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए नुकसान होगा। आईटी सेक्टर को साफ दिख रहा है कि नुकसान होगा, वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन कोडर्स को लग रहा है कि टेंशन आएगी। तो भैया तैयार हो जाओ ना यार। कोरोना के पहले भी बहुत सी चीजें ऐसी थी, कोरोना ने बदल दी। तैयार हो जाओ, ये चैलेंज है। लेकिन अगर जल्दी अडेप्ट कर गए तो अर्ली मूवर एडवांटेज ले जाएंगे हम लोग। लोग तो कहते हैं हम बहुत पीछे छूट गए इसमें। नहीं, हम सर पीछे तो ऐसे कहा जाए तो हम तो आजादी में भी बहुत पीछे छूट गए सर। अमेरिका हमसे 250-300 साल पहले आजाद होकर बैठा है, हम 75 साल पहले आजाद होकर बैठे हैं, फिर भी हम तेजी से आगे आ गए सर। देखिए ये तो नहीं, सॉरी, मतलब टेक्नोलॉजी या एक टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट कहना, या उस तरीके का स्किल सेट कहना, ये तो हमारी स्ट्रेंथ थी ना सर। हमारी स्ट्रेंथ थी ना सर्विस। आप समझिए, दो बातों में बहुत अलग है सर। रिसर्च अगर हमारा माइंडसेट होता तो हम बहुत आगे होते। हम लोगों ने आईआईटीज में भी जो रिसर्च स्कॉलर बेचारे रिसर्च करने गए हुए हैं, उनके दिमाग में भी टेंशन ये डाली हुई है कि यहां से निकलने के बाद नौकरी कहां मिलेगी, नौकरी करेगा। आप ये देखिए ना कि हमारे रिसर्चर्स को जो बहुत बुनियादी आवश्यकता है देश की, वो ये कि रिसर्चर्स को एडमायर तो करो। जो सबसे जबरदस्त मतलब इंटेलिजेंट ब्रेन है ना सर, जो रिसर्च करके रिसर्च पेपर निकाल रहा है, नई खोजों में लगा हुआ है, जिंदगी खपा दी, जीवन खपा दिया, उसको नौकरी की चिंता है और वो ये सोच रहा है कि मुझे किसी कॉलेज में 1,50,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी। हालात तो ये हैं सर। आप आईआईटी जाइए, आईसर्स जाइए, आईआईएससी जाइए, आप रिसर्चर से मिलिए। सर मैं आईआईटी से निकल के आया हूं, मुझे पता है रिसर्चर को वहां पर ये देख करके सोचा जाता है कि हाँ हाँ तुम ठीक है, फाइनली तो नौकरी खोजोगे ना। हमारी कंपनियां क्यों नहीं, अपने देश की कंपनियां, उनमें इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं। रिसर्चर्स को कहें कि आप चिंता मत करिए, आप इस रिसर्च को करिए, हम आपको फंड करेंगे। आज स्टैनफोर्ड हो, बर्कले हो, तमाम प्रकार के यूनिवर्सिटीज आप उठा के देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके टाई अप चलते हैं। कहते हैं सीधा कि आप इस पार पर रिसर्च करिए, लैब हम बना के दे रहे हैं, फंड हम दे रहे हैं, इस व्यक्ति को हमारे यहां भेज देना, जॉब सिक्योरिटी है। हमारे देश में रिसर्च के नाम पर सोचा जाता है कि जेआरएफ के अंदर फंड मिल जाएगा तो हमारी ये 5 साल की पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद सरकार हमें उठा करके किसी कॉलेज में डाल देगी, नौकरी चल जाएगी। जब एटीट्यूड ऐसा हो तो फिर सुधार कहां से किया जाए? सुधार बुनियादी रूप से सरकार करे। आज सरकार जब बोलती है ना कि हमने इतने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले, 1 साल के लिए सरकार केवल एक विजन अनाउंस कर दे कि रिसर्चर्स के लिए हमने ये दरवाजे खोले। आप देखिए ना सर, ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? इंडिया से इतने सारे आईआईटीएंस जो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में बढ़िया काम करना चाहते हैं, वो नासा की तरफ क्यों झांकते हैं या अमेरिका की तरफ क्यों झांकते हैं? उन्हें लगता है कि पढ़ भी लिख गए तो क्या होगा, यहां पे हद मार करके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। ये तो इंडिविजुअल की बात हुई। मैं कह रहा हूं हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, केवल टेक कंपनियां नहीं, अभी टेक्नोलॉजी तो हर प्रोडक्ट में यूज हो रही है। गाड़ी की कंपनी है, ठीक, वो क्यों नहीं इसमें, उसको भी तो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो क्यों नहीं इसमें आगे बढ़? जरूरत किसको सबसे ज्यादा है वहां से डिसाइड होता है सर। जरूरत आपके सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा एआई की होती है, क्योंकि डेटा को प्रोसेस तुरंत करके यूज में लिया जा सकता है। प्रोडक्शन में जितनी भी कंपनियां हैं उनको असर दिखाने में समय लगेगा। जैसे भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अनाउंस किया, बहुत मजाक बनी कि क्या उखाड़ लिया मेक इन इंडिया से। सर वो मेक हो रहा है, समय लगेगा असर दिखने में कि भाई ये बना था उस इनिशिएटिव से। देश में तमाम प्रकार की स्कीम्स चली थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई थी, अनाउंस हुई, उसके बाद में इंडस्ट्री लाइन सेट हुई, प्रोडक्शन होकर के कंपनी बनकर प्रोडक्ट बाहर निकाली, टाइम लगा। लेकिन मैं एक प्रॉम्प्ट पे अगर आपकी बढ़िया सी तस्वीर निकाल दूं, मैं आपके लिए बढ़िया सा गाना लिख दूं, बढ़िया सी मूवी दिखा दूं, पूरी तरह से ये आप तुरंत देख पा रहे हैं, तो जिनके प्रभाव तुरंत दिखते हैं वो सर्विस सेक्टर होता है। इसलिए सर्विस वाले तेजी से भागते हैं इसके अंदर। आज भी आप उठा के देखेंगे तो सॉफ्टवेयर टेक कंपनियां जो हैं वो तेजी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए भाग रही हैं। स्पेस एक्स अपने ग्रॉक पर फिक्स कर रखा है एलॉन मस्क ने, लेकिन वहीं पर गूगल जो है, जो सर्विस पे ही काम कर रहा है पूरी तरह से, उसने उठा के जेमिनाई पर करोड़ों का फंड डाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट, इसको पता है कि सर्विस का काम है, तत्काल प्रभाव से ओपन एआई में पैसा डाल दिया। ये सब पैसा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इन्हें सर्विस में लंबे समय तक टिके रहना है। चीज ये है सर। ठीक है, तो इसमें हमारा कहीं कोई स्टेक नहीं है? बस अगर सर्विस सेक्टर वाली बात करें सर, स्टेक जब हम इतने बड़े यूजर हैं, दुनिया की सबसे वाइब्रेंट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पोटेंशियल क्राउड हम रखते हैं जो कि यूथ है, तो ऐसे में हमारा डेटा हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये तमाम प्रकार की जो कंपनियां हैं ये चाहती हैं हमसे कि इनका डेटा हम तक पहुंच जाए, इनका बिहेवियर हम तक पहुंच जाए, ताकि हम मशीन लर्निंग से
कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलप कराएं अपने एआई मॉडल की, और फिर इनकी हैबिट्स को दुकानों पे बेचा जा सके। इनकी हैबिट्स को क्यों ना ऐसा किया जाए, आज भी जैसे मैं बहुत जगह ये एग्जांपल कवर करता हूं कि गूगल सर्च पर जब भी कोई आप बेस्ट चीज ढूंढें कि बेस्ट रेस्टोरेंट बताओ या कुछ भी बताओ, वो सबसे ऊपर अपना एडवर्टाइज चिपका करके रिजल्ट को बेच चुका है। उसने उस कंपनी को बेचा कि मैंने गूगल सर्च में आपको टॉप पर डाला था, इतना पैसा दो। लेकिन और लोगों के रिजल्ट्स भी उसने डाल रखे थे ताकि आपको यह लगे कि फेयर डील है। लेकिन यही हैबिट मैं गूगल से जो पूछ रहा हूं, गूगल ने रिकॉर्ड कर ली कि ये पूछता है बेस्ट रेस्टोरेंट बताओ। उसने बेस्ट रेस्टोरेंट को मेरी हैबिट बेच दी और कहा कि सुनो, इसको ना मैसेज कर देना, बता देना कि हमारा रेस्टोरेंट बेस्ट है। आप कहोगे चमत्कार हो गया। कई बार होता है सर, मोबाइल में आप कुछ बोलिए, अचानक आपको वो चीज दिखाई देने लगती है। यार ये कैसे हो सकता है सर? वो आपकी बातें नोट कर रहा है। आपने पता नहीं कौन से ऐप में परमिशन दे रखी थी माइक ऑन रखने की, वो कर गया, और कर गया तो वो आपको तुरंत प्रॉम्प्ट के साथ दिखा रहा है, आप सरप्राइज्ड हो रहे हैं। तो आपकी हैबिट बिकाऊ है और वो उसकी वैल्यू लगाने वाले लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। हम और आप थोड़ा सा पीछे कहां रह गए, हमारा देश पीछे कहां रह गया? क्योंकि इस पूरे काम में पैसा बहुत लगता है सर। इस टेक के विकसित होने में, जैसी एनवीडिया जैसी कंपनी सेमीकंडक्टर्स जो बना रही हैं, या फिर जो बहुत बड़े डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं, असल में एआई है क्या? बहुत सारा नॉलेज किसी मशीन को खिला दिया गया, खाओ बेटा इसे। तो सोचो ना सर, पहले इतना सारा डेटा इकट्ठा किया, उसमें पैसा खर्च किया, फिर मशीन को लर्न कराया, सुनो इसको याद करो, और फिर आपको कहा कि सुनो ये फ्री में खाओ। अब मुझे इतना बताओ, पेशेंस कहां से लाओगे इतना आप? हमारे देश में कौन इतना बड़ा बिलियनियर आदमी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करे केवल व्यवहार नोट करने के लिए कि बाद में बेच के खाऊंगा? सॉरी आप कंप्लीट कर ये कैपिटल इंटेंसिव फील्ड है सर। भारत जब पैसा खर्च करने निकलेगा, एआई में हमारा परचम लहराएगा। बस हमारी कंपनियों को समझ में आने की जरूरत है। मैं अभी इस एआई समिट में देख रहा था कि जियो ने कुछ क्लेम तो किया है $100 बिलियन के आसपास खर्च करने का अगले 7 सालों में। अगर ऐसी कंपनियां जाग जाएं, अडानी भी कुछ क्लेम किए हैं कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, तो अगर ये कंपनियां जागें और टेक पे इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ें, सर मैं मानता हूं इंडिया का सुनहरा भविष्य है। आखिर में मुझे ये बताइए, एआई ना आया होता तो अच्छा था, या आया है तो बहुत बढ़िया है? सर टेक्नोलॉजी को जो भी लोग ये बोलते हैं कि ना आती तो अच्छा था, इसका मतलब वो समय के साथ नहीं चल पा रहे। आप और हम कुछ भी सोचें, क्योंकि डर सबके मन में यही है कि मशीनें एक दिन हमको आदेश देंगी, लेकिन सर टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आना बेहतरी के लिए ही है। मानव अपने से ऊपर मानव ना बिठा दे, बस इससे बच के चलना है सर। ठीक, अंकित अवस्थी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए हमारे। आज एआई पर काफी बात हुई और मुझे उम्मीद है कि सरल भाषा में, क्योंकि ये समझाते हैं तो मुझे तो कुछ फायदा हुआ, आपको भी हुआ होगा। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।